हेलो दोस्तों, मैं सोनी पांडे। आज दोस्तों मैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस टॉपिक का नाम है सेल, कोशिका। इसका मैं एक ही वीडियो में सारी जानकारी लेकर आया हूँ और विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे सेल क्या है, कोशिका क्या है। इसका हर भाग हम लोग देखेंगे। तो चलेंगे हम लोग बिना देर करते हुए कोशिका। दोस्तों 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा। हालांकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं को, डेड सेल्स को देखा जिनमें उन्हें कोशिका भित्ति सेल वॉल दिखाई दी। फिर भी कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही जाता है। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका के बारे में बताया है। वर्ष 1674 में के दौरान ल्यूवान हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। उन्होंने आरबीसी, जीवाणु, शुक्राणु को सर्वप्रथम देखा था। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम आर्कटिक पौधों की जड़ों, रूट्स की खोज में केंद्रक की खोज की थी में केंद्रक की खोज की थी 1838 में दोस्तों स्लीडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दिया था, जिसके अनुसार सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। ये कोशिकाएं जीवों के शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। 1855 में रुडोल्फ विंचो ने सर्वप्रथम बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। रुडोल्फ विंचो का कथन ओमिनस सेल, जो रोबोट विर्चो थे उनका कथन था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। अब कोशिका की संरचना देख लेते हैं दोस्तों, इसमें फिगर के माध्यम से। तो इसमें आपको देखिएगा लाइसोसोम ये है आपका ईआर, खुरदरी रफ ईआर है। यह है आपका स्मूथ ईआर है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ये हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे सेंटर है, केंद्रक भी है, गोल्जी उपकरण भी है, केंद्रीय झिल्ली भी है, प्लाज्मा झिल्ली भी है, केंद्रीय झिल्ली भी है, प्लाज्मा झिल्ली भी है, वायु कोशिका और कोशिका भित्ति भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें है, हरित लवक भी है और इसमें कोशिका द्रव भी है, क्लोरोप्लास्ट भी। आगे चलेंगे हम लोग, फिगर के माध्यम से देख लिए। अब आगे चलेंगे हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो संगठन, कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में क्या है कि इसमें केंद्रक अल्प विकसित तथा केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली चारों रहता है, केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक में क्या है, इसमें केंद्रक सुविकसित होता है तथा केंद्रक के चारों ओर दोहरा केंद्रक आवरण में पाया जाता है। इसमें डीएनए नग्न अवस्था में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें डीएनए आवरण युक्त होता है। इसमें वृत्ताकार डीएनए जिसे प्लास्मिड प्लास्मिड कहते हैं तथा ये केंद्र काभ न्यूक्लियॉइड के बाहर पाया जाता है, जिसे 70S राइबोसोम कहते हैं, 70S। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें सर्पिलाकार, स्पाइरल तथा डबल स्टैंडर्ड डीएनए केंद्र के अंदर पाया जाता है। द्विराजुकी राइबोसोम केंद्र के अंदर पाया जाता है, सर्पिलाकार यूकैरियोटिक में। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म व केंद्र द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई विभेदन, डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव एक दूसरे से स्पष्ट रूप से विभेद होते हैं, मतलब इसमें अलग होते हैं, इसमें अलग नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोई अलग अलग नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में अलग होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इनमें सुविकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, राइबोसोम व ईआर पाया जाता है। सेंट्रोसोम, कोल्जिकाई आदि पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। आगे चलते हैं जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। तो जो पादप कोशिका में क्या होता है, इसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर और मुख्यतः सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। पादप कोशिका में केंद्रक तुलनात्मक रूप से छोटा व परिधि की ओर होता है। इसमें केंद्रक बड़े आकार का व केंद्रीय भाग में स्थित होता है। इस पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़े आकार की होती हैं,
जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटे छोटे कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई होती हैं। पादप कोशिका में गोल्जिकाएं अल्प विकसित व छोटे आकार के होते हैं, जिन्हें डॉक्टियोसोम कहते हैं। इसमें गोल्जिकाएं सुविकसित व बड़े आकार के होते हैं। पादप कोशिका में तारकाय नहीं होता है और जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित होता है। आगे है सेल वॉल। तो ये कोशिका के बाह्यतम आवरण जो पादप कोशिकाओं, प्लांट सेल्स, कवक, फंगी, बैक्टीरिया में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये कोशिका द्वारा स्रावित तथा ये मृत जीवी लेकिन उपापचयी रूप से सक्रिय होते हैं। कोशिका भित्ति की औसत मोटाई होती है 0.1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻⁶ मीटर। कोशिका भित्ति के संस्तर। तो इसे मध्यम संस्तर पाए मिडल लेमिला। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम Mg पैक्टेट लवड़ों से बना होता है, जो दो कोशिका को आपस में जोड़े रखने का कार्य भी करता है, अतः इसे कोशिका सीमेंट भी कहते हैं। फलों के पकने के समय लवण जल में घुलने लगते हैं, जिससे फल नरम होने लगता है। प्राथमिक स्तर में क्या होते हैं दोस्तों? प्राथमिक संस्तर में पौधों में ये संस्तर मुख्यतः सेल्यूलोज से बना होता है। बैक्टीरिया में इसका निर्माण पेक्टोडोग्लाइकेन से बना होता है। प्राथमिक संस्तर में पेक्टिन पाया जाता है। द्वितीयक संस्तर सेकेंडरी लेमिला ये प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर परिपक्व कोशिका में पाई जाती है। द्वितीयक भित्ति में कुछ पदार्थों का जमा पाया जाता है। लिग्निन ये द्वितीयक भित्ति को कठोर एवं मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन बनाता है? लिग्निन। ये द्वितीयक भित्ति को कठोर और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सुबेरिन क्या होता है? ये मोम वैक्स के समान चिकना पदार्थ होता है, जो जल की पारगम्यता को नियंत्रण करता है। क्यूटिन क्या होता है? ये क्यूटिन पौधों में क्यूटिकल का निर्माण करता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण करता है। कोशिका में दोस्तों कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं हम लोग। यह सबसे बाहर की तरफ चारों ओर से सबसे पतली, मुलायम व लचीली झिल्ली होती है। उसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम प्लो ने दिया था। कौन दिया था? प्लो ने। नोबेली व क्रेमर ने इसे कोशिका झिल्ली कहा था। यह जल के लिए अर्ध पारगम्य, विल्लियों के लिए चयनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः वसा, फॉस्फोलिपिड्स व प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः वसा व प्रोटीन से बनी होती है। वसा मतलब फॉस्फोलिपिड्स व प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाते हुए सिंगर व निकोलस ने तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से होकर दो संयुक्त कोशिकाएं में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इन संरचनाओं को प्लाज्मेडेस्माटा कहते हैं। कोशिका कला के कार्य। कोशिका को आकृति प्रदान करना, कोशिकाओं की सुरक्षा करना। अब आते हैं कोशिका और कोशिकांग। इसमें जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म कोशिका में। कोशिका कला के अंतर्गत पाया जाने वाला संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है, जिसमें अनेक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ, लवण, खनिज, जल तथा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है केंद्रक न्यूक्लियस। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन हैक्सले का है। तो साइटोप्लाज्म देख लेते हैं हम लोग। कोशिका द्रव्य कोशिका कला तथा केंद्र के मध्य उपस्थित संपूर्ण पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें उपस्थित सजीव रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं तथा निर्जीव वस्तुओं का संपूर्ण उसे मैट्रिक्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में उपस्थित सजीव पदार्थ इसको कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित सजीव पदार्थ को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के विभिन्न कार्य करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका बोलते हैं। फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो एटीपी सिंथेस ये है, परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश ये है, मैट्रिक्स ये है। जो मैट्रिक्स क्या होते हैं? जो निर्जीव होते हैं। क्रिस्टे ये है, राइबोसोम कोड ये है और वाई झिल्ली ये, आंतरिक झिल्ली देख लीजिए दोस्तों। अब माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में क्या है कुछ विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। तो सर्वप्रथम इसे कॉलिकर ने कीटो की रेखित पेशियां के रूप में देखा तथा इसे सारकोसिम कहा। कॉलिकर ने इसे सर्वप्रथम सारकोसिम कहा था।
किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेरेडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज गमन ने की थी। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा अवायवीय श्वसन करने वाली कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा अवायवीय श्वसन करने वाली कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर श्वसन रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। फेब्स चक्र के दौरान उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है, जिसे पेशी कोशिका, मसल सेल्स या यकृत, लीवर की कोशिका में कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में कई अंगुलीनुमा आभार पाए जाते हैं, जिसे क्रिस्टे कहते हैं। इन क्रिस्टों पर ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम कणों का गोलाकार शीर्ष F1 कण, जबकि आधार भाग F0 होता है कण। F कणों पर श्वसन के दौरान यूटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का वृत्ताकार डीएनए, राइबोसोम तथा आरएनए भी पाया जाता है। इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। स्तनियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम पाया जाता है। आगे लवक चलते हैं दोस्तों। दूसरा है प्लास्टिड लवक। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पाए जाने कोशिकांग है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान अर्धस्वायत्त कोशिकांग है तथा ये भी दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। लवक ऊर्जा संग्रहण, एनर्जी स्टोरेज से संबंधित है। हेकेल ने सर्वप्रथम लवकों का वर्णन किया तथा खोज का श्रेय भी हेकेल को जाता है। कार्य के आधार पर सीमर ने लवकों के 3 प्रकार बताए। ये लवक का फिगर है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। 3 प्रकार बताएं। पहला है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनमें हरित वर्णक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक का मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कर सरल भोज्य पदार्थों का निर्माण करना है। इस क्रिया में O2 भी मुक्त होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी का विक्रिया हम लोग करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बनता है 6S6H12O6 और O2 मुक्त हो जाता है। हरित लवक में आंतरिक झिल्ली में वलन फोल्ड्स बनने से थाइलाकोइड का निर्माण होता है। ये थाइलाकोइड एक के ऊपर एक सिक्के के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। ग्रेना पर छोटे छोटे कणों के समान क्वांटासोम्स पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा अवशोषित करते हैं। 2 ग्रेना आपस में इंटरग्रेना द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्रेना एवं इंटरग्रेना आंतरिक झिल्ली से घिरे मैट्रिक्स स्ट्रोमा आधारी में धसे रहते हैं। ग्रेना पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जबकि स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अब आते हैं दूसरा वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। ये विभिन्न रंगों युक्त वर्णक पिगमेंट के कारण के लवक हैं। फल, फूल एवं पत्तियों में हरे रंग के अलावा अन्य रंगों का पाया जाना इसी के कारण होता है। जब फल पकने लगते हैं तो उनमें हरित लवक वर्णी लवक में बदलने लगते हैं, जिससे फल रंगीन दिखाई देते हैं। तीसरा है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक हैं, जिनका मुख्य कार्य भोजन संग्रहण करना होता है। ये सामान्यतः जड़ों में पाए जाते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। वसा संग्रहण से संबंधित अवर्णी लवक है इलियोप्लास्ट। स्टार संग्रहण से संबंधित अवर्णी लवक है इमायोप्लास्ट और प्रोटीन संग्रहण से संबंधित अवर्णी लवक है प्रोटीनोप्लास्ट। तीसरा है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पोर्टर ने इसका विस्तृत अध्ययन कर ER नाम दिया। खोजकर्ता कौन है? पोर्टर है। ये कोशिका के आंतरिक कंकाल, इंटरनल स्केलेटन का निर्माण करती है। ER कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन में सहायक होती है। ER 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुरदरा ER, दूसरा होता है चिकनी ER। तो रफ ER और स्मूथ ER। पहला रफ देखेंगे। इस ER पर राइबोसोम पाए जाते हैं, अतः ये खुरदरी है। RER प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित, इस पर पाए जाने राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस ER पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, अतः यह चिकनी होता है। जिस ER पर राइबोसोम पाया जाता है वो खुरदरी रहेगा, जिस पे नहीं पाया जाएगा वो चिकना रहेगा। ये कोशिका में लाइकोजन संग्रहण तथा स्टेरॉयड के संश्लेषण से संबंधित है। अब आते हैं गोल्गी काय पे, चौथा।
गॉल्जी काय कैमिलियो गॉल्जी ने गॉल्जी काय की खोज की तथा इसके बारे में विस्तार से बताया। अन्य नाम इसका है डाल्टन कॉम्प्लेक्स, वैकर्स बॉडी, लाइपोकॉन्ड्रिया। पौधों में अल्प विकसित बिखरे हुए गॉल्जिकाय डिक्टोसियम ये जंतु में सुविकसित होते हैं। गॉल्जिकाय कोशिका में झिल्लियों के श्वसन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन युक्त पदार्थों की कोशिका से बाहर परिवहन में सहायक होता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। किसे? गोल्गी काय को। गोल्गी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ये लाइसोसोम तथा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है एक्रोसोम एंजाइम है जो इसे एग में प्रवेश करने में सहायक होता है। आरबीसी, टेरोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा के नर युग्मक परिवहक चालनी नालिकाओं में गल्जिका नहीं होता है। दोस्तों आते हैं राइबोसोम पैलाडे करते हैं। तो राइबोसोम की खोज करता है पैलाडे, जो जंतु कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। ये कोशिका में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म आर पर माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में भी पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। किसे? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोक्रियाटिक कोशिका में राइबोसोम 70S व तथा यूक्रियाटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। छठा है लाइसोसोम। इसकी खोज लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने की थी। इसका नाम नोविकॉफ ने दिया था। इससे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। सुसाइडल वैक्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को। इसमें कई जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन में सहायक है तथा कोशिका का जीवन काल पूरा होने पर ये लाइसोसोम फट जाते हैं तथा संपूर्ण कोशिका का पाचन कर लेते हैं और इसका निर्माण करता है गोल्गी का। आगे चल रहे हैं दोस्तों। तो गति से संबंधित कोशिकांग, इसमें पहला है पच्छाप, दूसरा है कसाब। पच्छाप को सिलिया कहते हैं, कसाब को फ्लैगेला कहते हैं। तो पच्छाप में श्वसन पथ की कोशिकाओं में बैक्टीरिया की सतह पाया जाता है। इसका निर्माण ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी सूक्ष्म नलिकाओं से होता है। इसमें सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास 9+2 के रूप में होता है। अब आते हैं कसाब पे। यह शैवालों के उगमों में पाया जाता है। इसका निर्माण ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी सूक्ष्म नलिकाओं से भी होता है। इसमें सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास 9+2 के रूप में होता है। लगभग में दोनों इक्वल हैं। आते हैं रिक्तिका रसदानी वैक्यूलस पे। तो दोस्तों ये कोशिका द्रव्यहीन नॉन साइटोप्लाज्मिक संरचना है जो कोशिका द्रव्य से एक झिल्लीकृत संरचना टोनोप्लास्ट से घिरी हुई रहती है। रिक्तिका पादप कोशिकाओं व कवकों में बड़े आकार की जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार की होती है। ये रिक्तिकाएं भोजन व अन्य तरल पदार्थों का संग्रहण करती है। यह कोशिका में जल की मात्रा का नियमन करने में सहायक होती है। यह लाइसोसोम के साथ उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका के बाहर उत्सर्जन में सहायक करती है। अब आते हैं दोस्तों तारक काय पे। तो तारक काय सेंट्रोजोम वर्णन एवं खोज का श्रेय बोवेरी को जाता है। ये उच्चतर पौधे में नहीं पाया जाता है। ये जंतु कोशिकाओं निम्न पादपों में पाया जाता है। यह कोशिकांग अपनी स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है। ये तारकाय कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के समय स्पिंडल का निर्माण करता है, तंतु का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, तर्कु का निर्माण करता है। इसमें सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास 9+0 के रूप में होता है। यह तारकाय कोशिका विभाजन के रूप समय तर्कु का निर्माण करता है। आगे है केंद्रक। तो केंद्रक का ये फिगर है। इसमें केंद्रक झिल्ली ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहरी, इसमें फाइबर ये है और क्लोरियोप्लाज्म ये है दोस्तों अंदर। ग्रेनुलस द्रवीकरण ये है आपका केंद्रक न्यूक्लियस, ये है बीच वाला भाग। केंद्रिका न्यूक्लियर स्पोर्स ये है जो हल्का हल्का छिद्र है। अब देखते हैं केंद्रक में। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पौधों की जड़ों की कोशिकाओं से की है। पौधों की जड़ों की कोशिकाओं से की है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है जो लगभग गोलाकार होता है। पादप एवं जंतु में अस्थि मज्जा तथा रेखीय पेशियों में बहुकेंद्रीय अवस्था में होती है। पादप एवं जंतु कोशिका में अस्थि मज्जा में पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है।
अब आते हैं कोशिका, कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र, केंद्रक और संबंधित कार्य से जितने भी हैं सब देखेंगे इस वीडियो में। तो केंद्रक में आते हैं दोस्तों। केंद्रक के चार प्रमुख संरचनाएं हैं। केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण बराबर वसा प्लस प्रोटीन, ये होता है। मतलब वसा और प्रोटीन मिलकर केंद्रक आवरण बनाते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। इस आवरण में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का परिवहन होता है। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक में गाढ़ा जेलीमय अर्धठोस पदार्थ केंद्र द्रव्य कहलाता है। इसमें क्रोमैटिन केंद्रिका के अलावा विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण व अन्य उपापचयी क्रियाओं से संबंधित है। क्रोमैटिन ये डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बने तथा इनके बारे में सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने बताया था। तब कोशिका विभाजित होती है तो इन क्रोमैटिन तंतुओं में संघनन की क्रिया होती है तथा ये गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। केंद्रिका, केंद्रिका की खोज दोस्तों फ्रेटे ने किया था। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया था। यह झिल्ली रही संरचना होती है। यह क्रोमैटिन तंतुओं से जुड़ी हुई रहती है। यह प्रोटीन संश्लेषण व आरएनए से निर्माण करती है। केंद्र के कार्य, यह अन्य कोशिकाओं तथा संपूर्ण कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका विभाजन से इसी के नियंत्रण में होती है। आनुवांशिक सूचनाएं केंद्रक में होती हैं दोस्तों। नोट, दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं माइटोकॉन्ड्रिया लवक केंद्रक, झिल्ली रही संरचनाएं तारक काय, राइबोसोम केंद्रिका, एक झिल्ली युक्त संरचनाएं गोल्गी काय, लाइसोसोम व सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज। ये दोस्तों है मतलब दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया लवक केंद्रक में। झिल्ली रही संरचनाएं किसमें होती हैं? तारक काय, राइबोसोम केंद्रिका में। एक झिल्ली युक्त संरचना किसमें होती है? गोल्गी काय, लाइसोसोम सूक्ष्मकाय में होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है। केंद्रक में गुणसूत्र विद्यमान होते हैं जिन पर जीन्स उपस्थित होते हैं। जिन द्वारा ही जीवों में विभिन्न लक्षणों जैसे आंखों का रंग, रक्त समूह और लिंग का निर्धारण किया जाता है। मानव की किसी भी कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें से एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें एक्स एवं वाई गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों में से होता है, एक्स वाई गुणसूत्रों से होता है। लिंग गुणसूत्रों के रूप में महिलाओं में एक जोड़ी एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि पुरुषों में एक एक्स तथा दूसरा वाई गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र का विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। गुणसूत्र का विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। गुणसूत्र का नाम वाल्डेयर ने दिया था। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत वाल्टर सट्टन एवं थियोडोर बावेरी ने दिया था। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र के हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु आपस में मिलकर हिस्टोन अष्टक बनाते हैं जिससे डीएनए जुड़ा रहता है। डीएनए प्लस हिस्टोन अष्टक न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन धागों में व्यवस्थित रहते हैं। जब इन धागों में कोशिका विभाजन के समय संघनन होता है तो ये गुणसूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का बाहरी पारदर्शी आवरण पेलिकल होता है। गुणसूत्र में गाढ़ा जेलीमय पदार्थ क्या होता है? मैट्रिक्स कहलाता है। गुणसूत्रों का अभिरंजन करने के लिए एसिटोकॉर्मिन का प्रयोग करते हैं। आगे चलें दोस्तों, न्यूक्लियक अम्ल। जीव जंतुओं में 2 प्रकार के न्यूक्लियक अम्ल पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है डीएनए और दूसरा पाया जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा पाया जाता है आरएनए। तो डीएनए में हम लोग सबसे पहले चलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने सर्वप्रथम डीएनए की मवाद कोशिकाओं में देखा और उसे न्यूक्लिन नाम दिया। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने सर्वप्रथम मवाद कोशिकाओं में डीएनए को देखा तथा उसे न्यूक्लिन नाम दिया। डीएनए मुख्यतः कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में स्वयं का डीएनए भी पाया जाता है। केंद्रक में उपस्थित मुख्य डीएनए
मुख्य डीएनए केंद्रक में उपस्थित मुख्य डीएनए द्विकुंडली सर्पिलाकार होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस मुख्य डीएनए के अलावा एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसे जिसे प्लाज्मिड प्लाज्मिड कहते हैं। अब आते हैं डीएनए की रासायनिक संरचना। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। जैसे विदेशी पूंजी निवेश, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई होता है। तो जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई होता है, इसका लाभ का उद्देश्य मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी कहलाता है। और जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है, इसमें लाभांश होता है, ब्याज का उद्देश्य होता है, लाभांश में शेयर आ जाएगा और ब्याज के उद्देश्य में बॉन्ड और ऋण पत्र हो जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार ये डीएनए होता है। अब देखते हैं दोस्तों, शर्करा और नाइट्रोजनी धार और फास्फेट समूह ये तीनों मिलते हैं जब, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? शर्करा नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट समूह जब मिलता है तो क्या बनता है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड बनता है। शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार जब मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। एडेनिन प्लस ग्वानिन जब मिलता है तो प्यूरिन क्षार बनता है। क्या? प्यूरिन क्षार बनता है। और थायमिन और साइटोसिन, थायमिन व साइटोसिन जब मिलता है तो पिरीमिडीन क्षार बनता है। पिरीमिडीन क्षार बनता है। डीएनए की भौतिक संरचना। तो डीएनए की भौतिक संरचना में डीएनए में दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का 3D मॉडल प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से एच बंदी द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। फ्रैंकलिन व विल्किंसन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था। वर्ष 1962 में वाटसन, क्रिक तथा विल्किंसन को संयुक्त रूप से डीएनए की संरचना बताने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1962 में वाटसन, क्रिक और विल्किंसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में प्यूरिन व पिरामिडिन्स N2 क्षार आपस में H बंध बनाते हैं। H बंध मतलब हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अब देख लीजिए, ग्वालिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन क्षार युग्म, शर्करा फास्फेट श्रृंखला युक्त। जो ये संरचना था, ये है इसका फिगर। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग डीएनए का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। जब 90 डिग्री सेल्सियस ऐसे अधिक हो तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। H हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। पुनः प्राकृतिकरण डीएनए, पुनः तापमान करने पर ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स व क्षारों का क्रम भिन्न भिन्न होता है। इसी आधार पर सभी मनुष्यों का डीएनए एक दूसरे से अलग होता है, समान जुड़ा बच्चों को छोड़कर। डीएनए के क्षार युग्मों में बीपी में एक निश्चित अंतराल के बाद क्षार युग्मों के कुछ विशेष भागों का पुनरावृत्ति होता है। ऐसे पुनरावृत्ति होने वाले क्षार युग्मों को VNT या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं। इसी कारण डीएनए में बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स का आधार है। नोट में क्या आते हैं दोस्तों डीएनए में? डीएनए सामान्यतः द्विकुंडलित संरचना दर्शाता है। कई वायरस जैसे फेज वायरस, जीवाणु भोजी बैक्टीरिया वायरस में एसएसडीएनए एकल तंतु युक्त डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्रियाशीलता आरएनए की तुलना में कम जबकि स्थायित्व अधिक होता है। डीएनए के छोटे छोटे भाग जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं वो जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। डीएनए के छोटे छोटे भाग जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं वो जीन कहलाते हैं। आगे आरएनए में चलेंगे हम लोग दोस्तों। राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड में कुछ वायरसों को छोड़कर सभी जंतु पौधों में आरएनए पाया जाता है।
पाया जाता है। आरएनए की मुख्यतः कोशिका के कोशिका द्रव में तथा बहुत कम मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में भी आरएनए पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। आरएनए का कोशिका में निर्माण किस प्रकार होता है, ये सर्वप्रथम एस ओकावा ने कॉन वर्ग ने दर्शाया था। आरएनए डीएनए की तुलना में ज्यादा सक्रिय होता है तथा ये कोशिका में प्रोटीन के अलावा भी अन्य पदार्थों में संश्लेषण में सहायक होता है। आरएनए ऐसे समूह में होते हैं जिनमें एंजाइम के समान उत्प्रेरकी सक्रियता पाई जाती है, राइबोजाइम कहलाते हैं इसे। डीएनए के विपरीत आरएनए द्विकुंडलित संरचना नहीं दर्शाते हैं बल्कि एकल तंतु के रूप में ही पाए जाते हैं। आरएनए मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जेनेटिक आरएनए, दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए ये आरएनए वंशानुगति में भी सहायक होती है। आरएनए वायरस, रिट्रोवायरस में पाए जाते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए में आरएनए वायरस के अलावा सभी जीवों में पाए जाते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं पाए जाते हैं और सभी जीवों में पाए जाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण संबंधित इनके 3 प्रकार हैं: एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एम मतलब मैसेंजर आरएनए, आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए। जो एमआरएनए होता है इसमें संदेह वाहक 5% होते हैं मैसेंजर आरएनए में। जो आरआरएनए होते हैं राइबोसोम आरएनए, इसमें 80% होते हैं आरएनए। जो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होते हैं इसमें 10 से 15% आरएनए होते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए केंद्रक से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना लेकर कोशिका द्रव्य में आता है। आरआरएनए कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में राइबोसोम से संबंधित तथा ये प्रोटीन संश्लेषण करवाता है। टीआरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल से संबंधित सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। मतलब जो आरआरएनए होता है ये आपका राइबोसोम आरएनए होता है, जो टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए होता है, और जो एमआरएनए होता है ये मैसेंजर आरएनए होता है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। ये भी प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत के बारे में फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। कौन बताया था? फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत के अंतर्गत डीएनए में एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। सेंट्रल डोग्मा के सिद्धांत के अंतर्गत एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया अनुवादन ट्रांसलेशन कहलाती है। डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन होता है ये एमआरएनए कहलाता है, और जब प्रोटीन का अनुवादन एमआरएनए में होता है तो ये अनुवादन कहलाता है। फिर समझिएगा, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए की निर्माण प्रक्रिया अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया अनुवादन कहलाता है। अब आते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सर्वप्रथम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सर्वप्रथम टेमिन व बाल्टीमोर ने बताया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सर्वप्रथम टेमिन व बाल्टीमोर ने बताया था। दोस्तों आरएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु है। आरएनए भी क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु है। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये शर्करा युक्त होता है। राइबोसोम, इसमें राइबोज और शर्करा पाए जाते हैं, और इसमें N2 क्षार होता है, नाइट्रोजेनियस बेसिस होता है, फास्फेट समूह भी होता है PO4। तो N2 क्षार में दोस्तों प्यूरिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। ये N2 क्षार में होता है प्यूरिन। अब पिरीमिडीन में क्या होता है? यूरोसिल होता है, साइटोसिन होता है। समझिएगा, N2 क्षार दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरीमिडीन। और प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। जबकि पिरीमिडीन में क्या होता है? यूरेसिल होता है और साइटोसिन होता है। तो दोस्तों ये आपका सेल समाप्त हो गया। कल मैं सेल डिवीजन लेकर आऊंगा, सेल कोशिका विभाजन लेकर आऊंगा, और कोशिका विभाजन भी दोस्तों मैं कल समाप्त कर दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम के लिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।